द स्ट्रीट। तो हम लोग ने संडे को किया था एक यहाँ पे पोल, और हमने पूछा था कि कौन से स्टॉक का हम लोग करें एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस। तो सबसे ज़्यादा हमें आईटीसी पे मिला था और उसके बाद हमें कैम्स पे मिला था। सबसे पहले हम यहाँ पे कैम्स का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में करेंगे कैम्स का फंडामेंटल एनालिसिस, और यहाँ पे फिनेंशियल एनालिसिस कवर करेंगे। पेयर कंपैरिजन तो है नहीं वैसे भी, और टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, क्या यहाँ पे की मोट है, क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का, और बाकी सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सो फंडामेंटली यहाँ पे अपन कंपनी को एनालाइज करते हुए अपन सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले कुछ अपडेट्स दे देता हूँ कैम्प से रिलेटेड, जो हमारे लास्ट वीडियोस में बताए गए थे। जो ये स्टॉक था, हम लोग ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था अराउंड जो लास्ट ईयर हम लोग ने जब स्टार्ट किया था, तो स्टॉक का यहाँ पे जो भाव था 1500 रुपये। 1500 रुपये से हम लोग ने इस स्टॉक को कवरेज दिया था। उसके बाद हमने रिसेंट में जब वापस वीडियो बनाया था तो 2300 रुपये का था, और उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को 3000 की रुपीज़ पे यहाँ पे हमने रिकमेंड किया था, और 3700 रुपये पे हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया था। सो ओवरऑल मतलब 3500 से 3700 के बीच में किया था। सो बहुत सारे हमारी प्रीमियम सर्विस है, जिसमें हम लोग बेसिकली मेन जो सर्विस है वो ये है कि हम लोग पर स्टॉक रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम, है ना, यहाँ पे आपसे पैसा चार्ज करते हो, पर स्टॉक हम आप लोग को एक स्टॉक रिकमेंड करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलरली सर्विस, देन यू कैन व्हाट्सएप अस, जिसका हम लोग ने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कमिंग बैक टू आवर एनालिसिस ऑन कैम्प्स। सो कैम्प्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या काम करती है। मोस्टली लोगों को पता होगा, ये एक आरटीए है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अभी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स का मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन और बैकएंड ऑफिस जो होता है वो यहाँ पे सारा काम कैम्प्स करती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें सबसे पहले तो इस बिजनेस के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़े यहाँ पे हाईएस्ट मार्केट शेयर है, 69% का इनका लगभग मार्केट शेयर है अगर अपन एयूएम के उसमें देखें तो। और ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज को यहाँ पे सर्व करता है। ठीक है, और यहाँ पे इनके 272 सर्विस सेंटर्स है और 25 स्टेट्स और 5 यूटीज में है। सबसे पहले अगर अपन इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के सबसे पहले मैं आपको बिजनेस बताऊं, तो कैम्प्स के दो तरह के बिजनेस है। एक तो म्यूचुअल फंड सर्विसेज का बिजनेस है और नॉन म्यूचुअल फंड सर्विसेज का बिजनेस है। म्यूचुअल फंड सर्विसेज बिजनेस जो है बेसिकली वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इनका रेवेन्यू जनरेटिंग और प्रॉफिट जनरेटिंग है, और वही इनका लेगेसी यानी पुराना बिजनेस है। अगर अपन बात करें इनके बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ये म्यूचुअल फंड, एक कंपनी जो म्यूचुअल फंड होती है उसके जितने भी नॉन ऑपरेशनल काम होते हैं। देखिए, एक म्यूचुअल फंड का मेन बिजनेस होता है यहाँ पे पैसा लगाना, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना और यहाँ पे रिटर्न कमा के देना। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे तरह तरह के काम होते हैं, वो सभी काम यहाँ पे कैम्प्स करके देता है। कैसे के काम, सर्विस एग्रीगेशन का जो बिजनेस है जिसमें यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होता है और रेगुलेटरी इंप्लीमेंटेशन वगैरह हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी मैकेनिज्म्स वगैरह होता है। फिर बिजनेस एनेबलर करके जो पार्ट है उसके अंदर जो डेटा और ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, मतलब आपका पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे, चालू रहे। ठीक है, एनएफओ को लॉन्च वगैरह होता है, वो सब करता है। फिर ऑपरेशनल इंटीग्रेशन करता है। नॉलेज पार्टनर के अंदर ये लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड डेटा दिखाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर की क्या क्या प्रेफरेंस है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आईटी पसंद आ रहा है, फार्मा पसंद आ रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर यही सारा एनालिटिक्स का काम होता है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाई कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग एक्सपर्टाइज होती है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए। बैक ऑफिस के अंदर कॉल सेंटर सर्विसेज, मेल और एसएमएस वगैरह जो काम होता है। फिर सर्विस रिक्वेस्ट जो होती है, मतलब आपको जब भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारा काम। फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मतलब आपने यहाँ पे पैसा जमा करा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड को, तो पूरा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड काम होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर को पैनल करना, ब्रोकरेज कैलकुलेट करना, ब्रोकरेज कंप्यूटेशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्वेरीज हो गई। ठीक है, फिर ट्रांसफर एजेंसी का बिजनेस होता है जिसके अंदर बाकी इन्वेस्टर सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस के काम होते हैं। तो ये इनका ओवरऑल यहाँ पे म्यूचुअल फंड का यहाँ पे बिजनेस है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, ये एनुअल रिपोर्ट से अपन सब चीजें देख रहे हैं, तो इनके अदर बिजनेस है। अदर बिजनेस में क्या क्या है, एक तो यहाँ पे कैम्प्स पे है जो इन लोग ने अभी अभी लॉन्च किया है। बेसिकली कैम्प्स पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन एक सिस्टम है जो कि एक तरीके का यूपीआई टाइप का ऐप है। सो कैम्प्स पे में आप यहाँ पे बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड्स और अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ आप अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, फिर कैम्प्स का यहाँ पे एक और बिजनेस जो इन लोग ने लॉन्च किया है एआईएफ और पीएमएस के लिए। क्या है एआईएफ और पीएमएस, एक तरीके के अदर दो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। उनको भी इसी तरह का यहाँ पे बैक ऑफिस का यहाँ पे काम जो होता है, पूरा डिजिटल एम्पैनलमेंट वो करने का काम देती है। फिर यहाँ पे एक और है कैम्प्स रेपो। कैम्प्स रेपो जो है बेसिकली ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड सर्विसेज का काम करती है। अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ के लिए रिपोजिटरी का काम करती है। मतलब आपके जो स्टॉक्स है सीडीएसएल में जाके सेव होते हैं, वहीं पे ये बेसिकली क्या करती है,
यहाँ पे जो पॉलिसीज होती है, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे होल्ड करती है। और ये वाला जो बिजनेस है कैम्स का, ये सीडीएसएल की एक सब्सिडरी के साथ बिल्कुल बिल्कुल मैच होता है। सो यहाँ पे 2-3 यहाँ पे बड़े बड़े हैं, एनएसडीएल भी ये काम करती है। तो बेसिकली आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी को यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में सेव करने का काम ये करती है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का काम करती है। बेसिकली आप अगर देखोगे, कभी भी आपने डीमैट वगैरह खुलवाया होगा तो केवाईसी यहाँ पे होता है। तो बेसिकली अभी किसी भी कंपनी को, मान लीजिए पेटीएम को अगर आपकी केवाईसी डिटेल्स चाहिए तो वो कैम्स केआरए करके देती है। फिर इन लोग का एक और बिजनेस है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड बिजनेसेस के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। उनको तरह तरह की सॉफ्टवेयर की नीड्स होती है, वो सब काम करके देते हैं। फिर एक और है जो बिजनेस, वो बेसिकली कैम्स फिनसर्व है। ये अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस है। बेसिकली यहाँ पे जो बैंकिंग और नॉन एनबीएफसी कंपनीज को और अदर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को यहाँ पे जो एक अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज यहाँ पे जो दी जाती है, उसका काम किया जाता है। अब इन सारे बिजनेसेस पे क्या क्या अपडेट है, अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना आईपीओ वगैरह लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक एक्सचेंज में डेब्यूट वगैरह हुआ था। और अगर आप देखोगे अभी इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो हिस्टोरिक हाई पे चला गया है। 22 ट्रिलियन रुपीज़ का ये लोग यहाँ पे इसका असेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। बेसिकली इतने रुपए के लिए ये लोग यहाँ पे अपनी ना बैक ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स वगैरह जो यहाँ पे नए हाई पे जा रही है। और इंडिया की टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये लोग यहाँ पे सर्व करते हैं, जिसमें से एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआई, ये सारी कंपनी जो है, यूटीआई वगैरह, उनको ये लोग काम करके देती है। फिर यहाँ पे कैम्स की यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, जो कि यहाँ पे इन लोग ने अकाउंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई से इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। फिर इन लोग ने एक और जो बिजनेस अभी एक और है, वो बेसिकली है केवाईसी रजिस्ट्रेशन का काम, मतलब सॉरी केवाईसी नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम जो ये लोग करके देती है एनपीएस को। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे लाइसेंस मिल गया है पीएफआरडीए से कि जो एनपीएस फंड है उसका यहाँ पे जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है बेसिकली वो यहाँ पे इनको कैम्स को दिया गया है। और Q3 में FY22 में इसको बिजनेस को लॉन्च किया जाएगा। फिर कैम्स पे है जो कि अगर आप देखोगे पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस है। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी वगैरह ने भी इन लोग को बेसिकली अवार्ड वगैरह दिए हैं। और वहीं पे कंपनी अदर बिजनेस में लॉन्च कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया एआईएफ और पीएमएस का किया है। अच्छा, डिजिटल माइलस्टोन्स वगैरह क्या है, इन लोग ने अभी यूआईडीए से अप्रूवल भी ले लिया है, ताकि ये ओटीपी बेस्ड आधार कार्ड को जो ई केवाईसी फैसिलिटी है वो यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे ये लोग यहाँ पे एनेबल कर सके। उसके बाद कंपनी ने माई कैम्स करके एक ऐप है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए वो लॉन्च करी है। और वहीं पर अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे जो एक ऐप है H360 वो लॉन्च किया है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, रेवेन्यू और वो सब चीज़ें जो है, अगर आप देखोगे पीबीटी, पैट और यहाँ पे एबिटा मार्जिन जो है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह। सो ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री में तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। चेयरमैन और सीईओ के मैसेज अपन बाद में देखते हैं। तो अब कुछ इनके की बिजनेस अभी क्या है, कुछ हिस्ट्री में इन लोग ने बहुत सारे इनोवेशंस भी किए। मतलब अगर आप देखो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जहाँ पे आपके सारे म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट सबसे पहले एक ही पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाए, ये बेसिकली यहाँ पे कैम्स ने लॉन्च किया था। और आज की तारीख में बेसिकली ये बिजनेस अभी सीडीएसएल ज़्यादा कर रहा है, तो सीडीएसएल के पास है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ अगर आप देखोगे तो बेसिकली एसआईपी ट्रांजैक्शंस वगैरह, एसआईपी बुक, यूनिक इन्वेस्टर सर्व्ड और यहाँ पे लाइव इन्वेस्टर फोलियोज वगैरह यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। अगर अपन देखेंगे इनका जो बेसिकली मार्केट शेयर है 2015 में 61% से 69% हो गया। रिसेंटली कंपनी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड का जो बेसिकली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो आरटीए का बिजनेस था वो भी एक्वायर कर लिया, जिनका लगभग मार्केट 2-3% का था, तो वो अब एक्वायर कर लिया है। और अब यहाँ पे जो रह गए वो बेसिकली कार्वी फिनटेक रह गए। कार्वी फिनटेक एक और यहाँ पे आरटीए है। तो यहाँ पे एक और क्या मोट है बेसिकली कार्वी की, तो अगर आप देखोगे तो ना यहाँ पे वो खराब हो चुकी है। बेसिकली अगर आप देखोगे इमेज खराब हो चुकी है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग स्कैम के बाद। सो और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज को, इंडिया की टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज को तो यही सर्व करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बिजनेस में अभी एक अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, एक तो कोई नया एंट्रेंट आएगा नहीं, बेसिकली एक तो ये पूरा रेगुलेटेड बिजनेस है। दूसरी यहाँ पे एक और बात क्या होती है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एसेट लाइट मॉडल है। कैम्स के पास जो अब एसेट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो गया है, अब इनको कोई भी नया यहाँ पे काम करने के लिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज हो गई कि यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस ही इनके पास है। मतलब अगर आप 70% मार्केट शेयर लेके बैठे हो तो सामने वाला कोई नया एंट्रेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे एक और वो हो सकती है वो कि एक जो एवरेज टाइम पीरियड होता है एक रिलेशनशिप का, एक म्यूचुअल फंड और आरटीए का, वो लगभग 10 साल से ज्यादा का होता है। अभी यहाँ पे क्यों यहाँ पे आरटीए और म्यूचुअल फंड के बीच में रिलेशनशिप नहीं टूटता है, मान लीजिए आप एक बैंक है, आपका सारा डेटा एक कंपनी के पास पड़ा है, या फिर आप ऐसे समझिए एक म्यूचुअल फंड है, उसका सारा डेटा एक कंपनी मैनेज करती है, और आप एकदम से यहाँ पे अपना है ना बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पे वो डेटा उठा के किसी और को दे दोगे, इससे बहुत बड़ा डिस्रप्शन हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपके ऑपरेशन हर्ट हो जाते हैं
और आपकी हो सकता है इमेज में भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाए। तो बेसिकली ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पे बैक ऑफिस अगर आपका कभी भी डाउन हुआ, जैसे अभी अपन ने देखा था HDFC बैंक के अगर नेट बैंकिंग वगैरह खराब हुए हैं तो ओवरऑल यहाँ पे बैंकिंग पे बैन लग गया था। वो बात अलग है, अभी हाल ही में जस्ट नाउ अभी एक रिपोर्ट आई है, मतलब न्यूज़ आ गई है कि RBI पे तो वो बैन हटा दिया गया है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी अगर आप देखोगे इनका जो बेसिकली मैच्योर यहाँ पे बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड वाला है। अच्छा, अब अगर अपन देखेंगे इनके की बिजनेस सेगमेंट्स जो हैं अपन वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको अच्छा की बिजनेस सेगमेंट्स तो अपन अच्छा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जिसके बारे में मैंने बात किया, अब इनका क्या है, एक तो मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मैनेजमेंट ये लोग 28 साल से काम कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर अपन देखेंगे और पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, मतलब ये स्टार्ट टू एंड सारी सर्विसेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अभी इन लोग ने 20 साल लिखा है, बट अभी ऊपर ही है कि मैंने पढ़ा था जब इनका चेयरमैन का कमेंट था तो वहाँ पे 10 साल लिखा हुआ था। तो 10-20 साल मतलब अब एक ही बात हो गई। अभी आप कोई भी एक आदमी 10 साल के लिए स्टॉक को तो होल्ड करने से रहा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई है और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का तो काम है ही है। और यहाँ पे कंप्लायंस और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिकली ये सेबी रेगुलेटेड अथॉरिटी, अगर कोई पूछता है कि भैया ये आप कैसे कह सकते हो कि रेगुलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे सेबी का अप्रूवल लगता है ये सब काम करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली 7 से 8 लाख इनके इन्वेस्टर्स विजिट करते हैं और ट्रांजैक्शंस वगैरह और डिस्ट्रीब्यूटर्स SMS वगैरह का डेटा दिया गया है। उसके बाद टेक एज वगैरह जो इनकी सर्विसेज है उसके बारे में बताया गया है जनरली यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर कैम्स के क्या क्या बेसिकली यहाँ पे टेक पावर सॉल्यूशन है, माई कैम्स वगैरह जो कि बेसिकली HNI इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे है। फिर गो कॉर्प एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, कॉर्पोरेट्स के लिए डिसाइड किया गया है, बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैनेज करने के लिए गो कॉर्प पे जाके देख सकती है। फिर डिजिटल लोन अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में यहाँ पे डिजिटल लोन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और वहीं पे डिजिटल डिग्गी NFO जो किया है बेसिकली NFO इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए किया है। फिर डिग्गी इन्वेस्ट है जो कि अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कैंपेन करना हो अगर आपको तो वो है। फिर कैम्प सर्व है, इंस्टा इनैक है जो बेसिकली यहाँ पे एक आपका पेमेंट का मैंडेट है। और फिर म्यूचुअल फंड के CRM प्लस है बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे फंड रिलेशंस मेंटेन करने के लिए है। और अदर तरह तरह के मतलब है ना बहुत सारे इनके पास बिजनेस है, मतलब अपन यहाँ पे समझ भी नहीं सकते इतने टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिकली ना हाई मोट है इस बिज़नेस के अंदर। अभी UIDA का अप्रूवल लेना है इन लोग को, ये अप्रूवल बेसिकली इन लोग ने ऑब्टेन वगैरह अगर आप देखोगे तो इन लोग ने अप्लाई किया है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा की मतलब है ना, मतलब आने वाली अर्निंग्स ग्रोथ को यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, इनके जो डेटा सेंटर्स है वो भी इनको बहुत ज़्यादा जगह मेंटेन करने पड़ते हैं। इन लोग ने हाल फिलहाल 3 जगह डेटा अपना मेंटेन कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें हो गई है। फिर न्यू नॉर्म्स वगैरह है और पूरा डिजिटल बिजनेस है, वो तो आप कह ही सकते हो प्लेटफॉर्म बिजनेस है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर अपन चेयरमैन का जो मैसेज है वो अगर पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक तो वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। मैं इस पर एक बताऊंगा कि यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। और बाकी यहाँ पे ओवरऑल उन लोग ने जो नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए तो उसके बारे में कुल मिला के जो पूरा का पूरा कमेंट है वो एक नैरेटिव है। मतलब यहाँ पे कोई भी आप ये सब चीज़ें मत देखना कि यहाँ पे है ना मतलब आपको कुछ कितनी ग्रोथ वगैरह होगी और ये सब चीज़ें है ना, मतलब जो बेसिकली अपना न्यूमेरिकल डेटा या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे क्वांटिटेटिव यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, ओनली यहाँ पे क्वालिटेटिव कमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे CEO जो है अनुज कुमार, ही इज़ ऑल्सो अ वेटेरियन, उनका भी जो कमेंट है वो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत कंपनीज़ के बारे में बताया, प्रोडक्ट वगैरह क्या रीच किया है, नया लॉन्च किया है, बेसिकली यहाँ पे PMS और AIF वाला किया है। इनके पास लगभग यहाँ पे 98+ फंड हाउसेज का यहाँ पे अभी इनका टोटल यहाँ पे ये लोग सर्व करते हैं और 280 स्कीम्स को ये लोग सर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने क्या एक तो फ्यूचर आउटलुक में ओवरऑल क्या बोला है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बी बाउंड टू यहाँ पे लॉन्गर टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुछ फैक्टर्स जो उन्होंने लिस्ट आउट किए मैं बता देता हूँ। एक तो हाई डिस्पोजेबल इनकम, इन्वेस्टर का ब्रेस जो है बेसिकली और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सब, हाउस होल्ड और फिनेंशियल सेविंग्स वगैरह बढ़ेगी, ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग, बेटर अवेयरनेस वगैरह, और ये सारी जो चीज़ें हैं, और फंड्स एज द लॉन्ग टर्म के लिए जो ये फंड वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे उनका जो कमेंट है वो पॉजिटिव है। और मैं एक और चीज़ आपको बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड में अभी भी यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी लेड डिस्रप्शन लाने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी है। आज भी अपने को यहाँ पे ब्रांच विजिट करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे ब्रांच विजिट करते हैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड के लिए। ठीक है, बट अभी अपन ने देखा कि स्टॉक ब्रोकिंग में अब धीरे धीरे लोग अब यहाँ पे है ना जीरोधा और यहाँ पे जितने भी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं
डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए, वहाँ पे अपने को अब यहाँ पे किसी ब्रांच में विजिट नहीं करना पड़ रहा। बट अभी भी म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे होना बाकी है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन आ सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करेगी, देखिए इसके रिजल्ट्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अच्छे रह सकते हैं, बिकॉज लगातार यहाँ पे AMFI का जो डेटा आता है मंथली, जो भी हम लोग टेलीग्राम पे डालते हैं, वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग कर सकते हो। जितने ज़्यादा NFO, जितने ज़्यादा नए नए म्यूचुअल फंड्स वगैरह लॉन्च होते हैं, उससे भी इनको फायदा होगा। अब क्या रीज़न है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पे एक डार्क हॉर्स हो सकता है इस साल के लिए। देखो अभी क्या है, इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा बुल रन में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपन भाग चुका है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस वगैरह पे लोग बाग कंसर्न उठा रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या हो गया कि रैली ओवरऑल मार्केट में नहीं है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स चलेंगे कुछ समय के लिए, कुछ स्टॉक कुछ समय के लिए, कुछ स्टॉक कुछ समय के लिए। लेट्स से कि पहले शुगर स्टॉक्स चले, फिर टेक्सटाइल चला, फिर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स चले, फिर बैंक्स वगैरह अंडर परफॉर्म करने लग गए। ये 2020 नहीं है जहाँ पे सारी कंपनी, सारा सेक्टर, सब कुछ यहाँ पे बराबर भाग रहा है। अभी वैसा नहीं हो रहा है। किसी टाइम में अभी अगर अपन ने देखा कि अप्रैल मई के महीने में यहाँ पे अडानी स्टॉक्स चले थे, अब नहीं चल रहे हैं, अभी रिलायंस चल रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे अब पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा ना लोगों के लिए डायरेक्ट इक्विटी में, अब लोग बाग क्या सोचेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। एक बार आदमी स्टॉक मार्केट में घुस गया तो वो यहाँ पे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के चक्कर में वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखेगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत बहुत शानदार रिटर्न दिया है। जैसे कि एक हमारा जो प्रीमियम बेसिकली हमारी रिकमेंडेशंस में रहता है, एक प्रीमियम फंड है जिसका जो रिटर्न है 200% का रिटर्न है मार्च 20 के लो से लेके, और वो सालाना अभी जो एक साल का रिटर्न है उसका 180% का कुछ का है, और अभी पिछले 6 महीने से लगभग 10 से 15% का महीने का रिटर्न देता है। ये एक इंडिया के अंदर एक म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो अगर आपको फंड वगैरह जानना है, उसके एनालिसिस और उसका डिटेल्स जानना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज आवर प्रीमियम सर्विस। सो वो सब चीज़ें। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स और कुछ ये जो पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोग बाग म्यूचुअल फंड्स की तरफ आएंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल होता जाएगा, बुल रन और बियर रन बराबर चलते रहेंगे, तो यहाँ पे लोग बाग आएंगे। अब गंगा में हाथ धोने जैसा नहीं है, 2020 गंगा में हाथ धोने जैसा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी अपन ने एनुअल रिपोर्ट में लगभग मोस्टली सब पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो यहाँ पे पार्ट होता है वो बेसिकली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस वगैरह होता है। तो अपन उसके लिए बेटर है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अच्छा अब अपन यहाँ पे एक चीज़ सिपट लेते हैं जो अपना यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट होती है। मैं आपको फटाफट से यहाँ पे गो थ्रू करता हूँ। यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पे सबसे पहले जो यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ पुट ऑन करी है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री का साइज है वो तो बढ़ता ही आ रहा है। वहीं पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अगर मैं आपको बताऊँ, ये इनके पास जो कैश बैलेंस पड़ा है, दे हैव वेरी हाई कैश बैलेंस, मतलब 15,000 प्लस यहाँ पे लगभग है ना, लगभग 16,000 लैक्स इनके पास कैश तो पड़ा है। बुक्स के अंदर यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो लाइबिलिटीज़ लगभग टोटल करंट लाइबिलिटीज़ 18,000 है और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 13,000 है। तो आप अगर कह सकते हो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है बेसिकली अगर आप देखोगे 18,000 प्लस 13,000 को भी मिला ले तो अपना जो टोटल नेटवर्थ है उससे कम है, टोटल इक्विटी से कम है। तो बेसिकली डेब्ट टू इक्विटी जो रेशो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अपने लिए यही होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। YoY बेसिस पे अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 31 मार्च 2020 से 21 की, तो यहाँ पे एक डिसेंट ग्रोथ है। ठीक है, देखिए अभी भी है ना इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है। ठीक है, बहुत कम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, इवन स्टॉक मार्केट से भी कम, मतलब इक्विटी से भी ज़्यादा यहाँ पे म्यूचुअल फंड से भी कम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि CDSL तो ऑलरेडी रनअप हो चुका है, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगी, बट उसमें डेफिनेटली यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगी, बट यहाँ पे कैंप्स में और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का इन लोग ने जो RTA सर्विसेज का यहाँ पे एक्विजिशन किया है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। बेसिकली वो उन लोग ने अपना हैदराबाद का जो बेसिकली अभी नया ऑफिस वगैरह खोला है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे मार्केट इन्वेस्टर्स वगैरह मैं आपको लगभग सब चीज़ें बता चुका था। एवरेज रिलेशनशिप मैंने जो बताया, अब यहाँ पे इन लोग ने 18 ईयर्स लिखा है, आप मान के चल लो भैया 10 से 20 साल के बीच में एवरेज रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे की हाईलाइट्स है जो कंपनी ने बताई, ये सारी नैरेटिव है, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, ये अपन ने ऑलरेडी कवर किया था। अच्छा, ये फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस की सर्विसेज है जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लगभग अपन सारी चीज़ें यहाँ पे है ना डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत तरह तरह की यहाँ पे सर्विसेज है।
अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे अदर सर्विस जो है एनपीएस सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग है, जिसका ये लोग ये बोल रहे हैं कि बाय एंड ऑफ FY 22 यहाँ पे ये लोग चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक यहाँ पे अनदर सर्विस है जो यहाँ पे इनको मिल सकती है, मतलब अप्रूवल मिल गया है, बस चालू करना बाकी है। फिर अकाउंट एग्रीगेटर की सर्विस है जो ये लोग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी आरबीआई अप्रूव्ड है, लाइसेंस बाय आरबीआई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, अकाउंट एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिनटेक वगैरह के लिए। फिर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अकाउंट एग्रीगेटर में कौन कौन से बिजनेस ये लोग कवर करने वाले, रिकंसिलेशन, ऑनबोर्डिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर का काम करेंगे। फिर अदर सर्विसेज में मैंने आपको बताया AIF, इलेक्ट्रॉनिक और इंश्योरेंस सर्विसेज है। उसके बाद यहाँ पे KYC रजिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस तो हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ठीक है, अभी इन लोग ने क्या किया है, बेसिकली जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक लॉन्च किया है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड पोर्टल के अंदर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सारे जितने भी म्यूचुअल फंड RIA वगैरह हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक कंपनी ने यहाँ पे चालू किया है, और ये है ना के फिनटेक जो कार्वी फिनटेक है इसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन में किया है। सो ये जो है बेसिकली यहाँ पे लाइव होगी 31 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद इनके कुछ कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के आर्किटेक्चर हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि रेगुलेटरी ओवरसाइट वगैरह, साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गया अपना। अच्छा, अनुज कुमार जैन जो है बेसिकली जो MD हैं कंपनी के, वो लगभग यहाँ पे 2016 से, और उससे पहले वो एस्कॉर्ट्स फाइनेंस के अंदर थे, तो वो उनका एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा, इनकी कुछ की सब्सिडरीज जो अपन बात कर लें, ये इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड वाली है, पेमेंट सर्विसेज वाली है, फिर एक इंश्योरेंस रिपोजिटरी की है, फिर जो एक फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाली है, सॉफ्टवेयर, स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर की बात करी थी, स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर एक जो बाहर है वो भी है। तो ये इनकी सारी कंपनीज है। ये इनका माइलस्टोन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली माइलस्टोन यहाँ पे बहुत मतलब शानदार है। सो माइलस्टोन आप पॉज करके देख सकते हो। लगभग यहाँ पे जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी रही है, और ये सब चीज़ें 2013 में इन लोग को है ना बेसिकली IRDA से यहाँ पे इंश्योरेंस रिपोजिटरी का लाइसेंस मिला था। 2018 में ग्रेट टेरेन जो एक कंपनी है उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक खरीदा था। अवार्ड्स वगैरह तो ठीक है, वो तो मिलते ही रहते हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। प्रमोटर का जो स्टेक है इस कंपनी के अंदर लगभग 30% है। फिर FPI और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को भी मिला ले तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो मेरे को बतानी है, जो इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा है अपन देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा क्या क्या है, एक तो यहाँ पे रेवेन्यू, ठीक है, असेट, अच्छा इनका जो है ना बेसिकली नॉन असेट बेस्ड रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, और नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो अपने को ट्रैक करनी रहेगी। देखो, म्यूचुअल फंड के अलावा भी अगर ये कंपनी कुछ और बिजनेस कर पा रही है तो वो बहुत ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता पड़ता है कि बेसिकली अपन म्यूचुअल फंड के अलावा भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, मतलब किसी और पे भी यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो बेसिकली है। दो, इनका म्यूचुअल फंड तो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट बिजनेस रहेगा ही रहेगा, उसके बिना तो ये कंपनी कुछ काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। अच्छा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन 19 जुलाई 2021 को ये लोग ने उनको एक्विजिशन वगैरह कंप्लीट कर लिया था। लगभग 2% का यहाँ पे मार्केट था उनका RTA का, जो इन लोग ने अब एक्वायर कर लिया है। और यहाँ पे बिजनेस हाइलाइट्स वगैरह है जिसमें बताया कि कौन कौन से सर्विसेज में कितने मिलियन डाउनलोड्स, कितने ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह हुए हैं। तो मेजर सबसे बड़ा था वो अपना फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और कुल मिला के ये मेरा कैम्प्स का एनालिसिस था। अब अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे शेयर प्राइस में क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर अपन देखेंगे 3200 रुपये पे आज ये स्टॉक बंद हुआ है। इनका जो सपोर्ट है वो 2800 रुपये का है, बट जो रेजिस्टेंस है वो 3800 रुपये का है। तो अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड तो रहेगा ही रहेगा। अभी एक जो रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ वो रहेगा 3400 रुपये के लगभग का रेजिस्टेंस रहेगा। बट ये जो 3200 वाला जो सपोर्ट है ना, ये भी बार बार टूटा नहीं, मतलब अभी 3-4 महीने भी ये रैली वैली दिखा दुखू के भी कुल मिला के ज़्यादा नीचे नहीं गया। 3050 मिनिमम यहाँ पे जो डाउन साइड बनाया था इन लोग ने, बट वापस लेग ऑफ रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बिकॉज कंपनी वापस है ना ये शेयर प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है। क्या रेंज रहेगी बाइंग के लिए? सबसे बेस्ट रेंज है अपन 3150 पे पहली बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे और टूटता है तो 3050 पे करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन रुक जाएंगे, फिर अपन वेट करेंगे कंपनी जब ये वापस रिकवर होगी तब करेंगे। उसके लिए अगर आपको फिर एवरेज करना है, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर 2800 रुपये का लेवल होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन स्टैगर्ड बाइंग करेंगे। ये कुछ बाइंग लेवल्स हो गए। टारगेट प्राइस क्या रखेंगे? जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लोग आए 3350 रुपये का एक टारगेट रखेंगे, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो मेरा टारगेट रहेगा वो 3500 का रहेगा। ठीक है, 3500 के टारगेट्स रहेंगे। 3500 के बाद 3700 जो इनका ऑल टाइम हाई है, और वापस जो एंड ऑफ द ईयर जो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 4000 रुपये का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लगभग 5000 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा कैम्प्स का एनालिसिस। और
इस बिजनेस में अभी भी बहुत दम है और अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। जिस तरीके से न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज वगैरह लॉन्च करी गई है लास्ट 2-3 क्वार्टर में, और कुछ यहाँ पे बेसिकली इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, तो उसका इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही में अपने इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका इन्फ्लो वगैरह बढ़ता आ रहा है, इक्विटी इन्फ्लोज वगैरह भी बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ मतलब जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको फैक्टर कर रही है। वैल्यूएशंस को लेके आप कह सकते हो कंसर्न है, हाई पी रेशो है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये इकलौता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इसका लिस्टेड पीयर है नहीं। वैल्यूएशंस को लेके आप बोल सकते हो कंसर्न है, बट वैल्यूएशंस के लेके तो टाटा एलेक्सी में भी थे, डीमार्ट में भी थे, और सब में रहेंगे। एक बढ़िया स्टॉक में हमेशा वैल्यूएशंस हाई ही रहेगा। एशियन पेंट्स का स्टॉक 100 के पी के आसपास ट्रेड होता है, होता रहेगा और होता रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो था। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और प्लीज़ 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 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम बाकी स्टॉक से रिलेटेड जितने भी और अपडेट्स होते हैं तो वो हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस हम किसका करें। थैंक यू सो मच।